झांसी से आपके माँ बाप ने भेजा पढ़ने के लिए, और जिस तरीके से उनके अरमान था कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी जागरूक बनाएंगे, कुछ योग्य बनाएंगे, आज उस लड़के के जीवन कैसे चौपट हो गए। जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने आए और उनके जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो गया। एक एसपी पीआरओ ने आपको कैसे मारा? जी, ये प्रकरण 26 अक्टूबर का है जी। हम तेज कानपुर बोलिए। विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम बीवॉक में सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और मैं हाफ टाइम कॉलेज जाता हूँ और हाफ टाइम काम करता हूँ कानपुर नगर में। तो 26 अक्टूबर को जब मैं वापस आया रूम पे, उस दिन मेरे 2 साथी भी आए हुए थे। इसकी नॉलेज मैंने अपने मकान मालिक को दी। मैंने मकान मालिक को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं उन दोस्तों को रूम ले आया। तो मैं जब देखता हूँ कि मैं पौने 11 के लमसम मैं अपने रूम आया था। जब मैं रूम पहुँचा तो मैं बस बैठा ही था, इतने में मेरा रूम की कुंडी खटखटाई गई 11 बजे के अप्रॉक्स, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता। तो मैंने अपने रूममेट को, जो मेरा साथी था, मैंने उससे कहा कि जाके कुणाल जरा गेट पे देखो कौन है। कुणाल ने जैसे ही गेट खोला तो वहाँ देखते हैं हम लोग कि 8 से 9 पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं और कुणाल को मार रहे हैं। तो पुलिस वालों ने भी देखा कि अंदर 2 होने चाहिए थे 2 लोग, पर ये इनके साथ 2 लोग और आए हुए हैं उस दिन। तो उन दोनों को पुलिस वालों ने कहा कि तुम लोग भाग जाओ वरना तुम पे भी फर्जी मुकदमा लिखा देंगे। तो वो दोनों चले जाते हैं। कुणाल को वो लोग बाहर मार ही रहे थे, एकदम से अंदर घुस आते हैं तो अंदर हमें भी मारने लगते हैं। और पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने दरोगा जी की बीवी का गेट खटखटाया, दरोगा जी का घर का गेट खटखटाया। गेट हमने बोला सर हमने गेट नहीं खटखटाया, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उस पे अकेले हम ही नहीं रहते हैं, उसमें कई लोग और भी ऊपर रहते हैं। पर उनका कहना था कि नहीं तुम गेट खटखटा सकते हो, इसके अलावा हमें किसी पे शक नहीं। तो वो मारते रहे हम लोगों को, कम से कम उन्होंने 10-15 मिनट मान लिया। फिर उसके बाद जब फिर एकदम से हमसे नाम, कुणाल से नाम पूछा गया कि कुणाल, कुणाल तुम्हारा नाम, मतलब कुणाल से पूछा तेरा नाम क्या है, तो कुणाल ने बताया कुणाल कुमार। तो उसने बोला कुमार कौन? उसने कहा ओबीसी में आते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया, मैं हमने बताया सचिन चंद्रा। कह रहे चंद्रा कौन होते? हमने कहा एससी में आते हैं। कह रहे कौन? हमने कहा कोरी। मैंने अपनी जब जाति जिस वक्त बताई तो एक तरीके से वो जाति घृणा के हिसाब से मुझे एकदम से नजरअंदाज, और वो दरोगा जी नशे में भी थे, जितने 3-4 लोग जो मार रहे थे ऑन टाइम पे, वो तो पीछे से जो आ रहा था वो मारते जा रहा था, तो हमें अधिकतर लोग नशे में ही लग रहे थे। तो वो बस फिर से हमें मारना स्टार्ट कर दिया, साले तेरी इतनी औकात। उसके बाद मकान मालिक भी पीछे खड़े थे हमारे। तो मकान मालिक का कहना था कि ये साले होते ही एससी के नीचे हैं, ये लोग कर सकते हैं। मतलब इनकेस कि अगर मकान मालिक मैं जिसके घर में रहता हूँ, तो उसकी ये कर्तव्य बनता है कि 9-10 पुलिस वाले अगर उसके घर में घुसते हैं तो उसको रोकना चाहिए था कि आप क्यों आ रहे हैं हमारे किराएदार के प्रति। अगर पुलिस 9-10 लोग आ रही है तो उसके पास कोई अरेस्ट वारंट होना चाहिए था। कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, हमको मारा गया। फिर उसके बाद कुणाल से बोला कि जा कुणाल सो जाओ, अब तुम कुछ नहीं करना। मतलब किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि बच्चों को बहुत ज्यादा मार दिया है, अब रहने दो, दरोगा जी को रोको। तो उन्होंने, किसी ने हमें रोका कि अब बस करो, अब इन्हें सोने दो। वो दरोगा जी एकदम से कह रहे कल इन्हें भगा देना मकान मालिक से, इनको इस रूम में नहीं रुकने देना। तो मकान मालिक ने कहा कि तुम लोग अब भाग जाना यहाँ से वरना हम तुम्हें बताते हैं कल। तो फिर ठीक है, तो कुणाल अंदर जाके सोने लगा। 1 BHK का रूम था, जैसा कि बताया, हॉल में ये लोग थे। कुणाल को अंदर कमरे में दिखाया इनने, पूरे घर के में तलाशी ली कि हम क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं पाया इनने। तो कुणाल वहां जाके लेट गया। अब हमसे कहते हैं कि तुम भी जाके सो जाओ। तो हमने कहा सर मुझे सोना नहीं है, मैं, आपने बोला कल रूम खाली करना, मैं आज रात में ही अपना रूम खाली कर दूंगा। तो मैं जब रूम खाली करने की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं तुम रूम खाली नहीं करोगे, तुम्हें अब हम चौकी ले चलेंगे। तुम बहुत ज्यादा जिद पकड़ रहे हो, बात नहीं सुन रहे, हम चौकी ले चले। हमने कहा सर मुझे चौकी ले चलिए। उन्होंने कहा जा कपड़े पहन के आ। हम कपड़े पहन के आए, 2-3 थप्पड़ और जड़ेगा, गलेवान पकड़ के हमको नीचे लाया गया। मैं आप इसमें चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता था वहाँ 4 से 5 कैमरे लगे हैं। वो कैमरे की रिकॉर्डिंग प्रशासन निकलवा सकता था। मैं नीचे लाया, मैंने देखा वहाँ पे 100 नंबर की जीप खड़ी है। 100 नंबर की जीप, इनकेस की उस पर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर लिखा था। तो उसमें उसमें मुझे बिठाला गया, मुझे ले जाया नहीं गया, मुझे बिठाला गया और 4-5 लोगों ने मिलकर मुझे समझाया दरोगा जी से गलती हो गई, दरोगा जी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में तुम्हें मारा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मिसअंडरस्टैंडिंग करता है उसे आधा आधा घंटे मारा जाएगा क्या? अगर मैं आरोपी था तो मुझे सीधा वहां ले जाते आप, मुझे इन केस की मुझे वहां ले जाया जाए, मुझे चौकी ले जाए, मुझे थाने में अरेस्ट करें, जो मुझ पे इस संविधान के तहत जो मुझ पे कार्रवाई हो वो दी जाए। क्योंकि उस समय पे मुझसे यही चीज कही जा रही थी पुलिस की तरफ से, मुझे कानून मत सिखाओ। तो आज मैं संविधान की किताब रख के लखनऊ में बैठा हूँ। मैं मुझे फिर वो जीप में समझाया गया, फिर मुझे जीप जीप में समझाते हुए बोला गया बेटा अगर तुमने किसी भी तरीके की दरोगा जी के खिलाफ कार्रवाई की तो हम आपको
लड़कीबाजी में फंसा देंगे, हम आपको चरस में रखवा देंगे, हम आपको किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने कहा सर मुझे माफ़ कर दें, सर मुझे जाने दें, मैं उस तरफ गड़गड़ा रहा था। और क्योंकि 11 बजे ये लोग रूम में घुसे थे, 11:30 का टाइम ये लोग जीप में बिठा लेते, और 11:30 के लमसम मेरी माँ मुझे फ़ोन लगा रही थी कि बेटा, हर किसी के माँ बाप फ़ोन लगाते हैं कि आप घर पहुँचे नहीं पहुँचे। तो मेरी माँ से फ़ोन करके कहा गया कि आपका लड़का शराब पी के ये गुरुदेव क्रॉसिंग पे पकड़ा गया है और ये हम लोग अभी इसे कस्टडी में लिए हैं। तो इस तरीके के घर वाले भी हमारे परेशान, झांसी में माँ रहती है वो परेशान। तो उसके बाद 15 मिनट बाद ये कहते हैं कि आप फ़ोन लगाओ अपने घर पे, ये जीप में बिठाल के समझा रहे थे। अब कहो कि अब तुम बेटा क्या कहो कि अब घर पहुंच गए हो, अब मैं सोने जा रहा हूँ माँ, कल बात करूंगा। ये शब्द मैंने अपनी माँ से बोले। इस चीज़ पे भी जिस नंबर से फ़ोन गया था वो नंबर भी मेरे माँ के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में निकलेगा। उसके बाद मुझे रूम पहुंचा दिया गया। बहुत प्रताड़ना के बाद मैं रूम पहुंचा, मैंने रूम की कुंडी लगा ली, मैंने 100 नंबर डायल की। 100 नंबर अब लगाई तो 100 नंबर में भी डर लग रहा है कि यही लोग ना आ जाए। अब 100 नंबर आई, 100 नंबर में 2 लोग आए। 2 लोगों ने मुझे रूम से निकाला, रूम से निकाल के मुझे नवाबगंज थाना ले गए। नवाबगंज थाना ले जाने के बाद मुझे मेडिकल मेरा कराने ले जाया गया। मेडिकल कराने के दौरान नवाबगंज थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा जी ने कहा कि हम मौके पे जांच करने जाते हैं। तो मैं वो जांच करने गए और मुझे हेलिट ले जाया गया। मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल वहाँ मिला, वो थाने ने जमा कर लिया। दीनानाथ मिश्रा जी गए थे जांच पे, वो पूरी रात जांच पे नहीं आए। उसके बाद मुझसे कहा गया दीनानाथ मिश्रा जी चले गए गश्त पे। अब जो भी उन लोगों की बातचीत हुई हो, दीनानाथ मिश्रा जी ने किसी भी तरीके की इसमें जांच नहीं की। अब जांच नहीं की, अब दीनानाथ मिश्रा जी का किसी और दरोगा के माध्यम, किसी और कांस्टेबल के माध्यम से, ये नाम याद नहीं, फोन आता है कि बेटा वो पुलिस का मामला है, खत्म करो, तुम भी घर जाओ, अपना रूम खाली करो, जो हो गया सो हो गया। इस तरीके से हमें जब एक थाना प्रभारी हमें प्रताड़ित करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ सर। उसके बाद 26 की रात का मैटर था, 27 की सुबह लग चुकी थी। 27 की जब ये सुबह ये वारदात होने, मैं पूरी रात थाने बैठा रहा। 27 को मेरी सुनवाई नहीं हुई। 27 को संडे था। संडे को मैंने सोचा, मैंने एप्लीकेशन दी है तो मुझे अब थाने से फ़ोन आएगा, थाने से फ़ोन नहीं आया। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि तुम डीसीपी साहब के पास जाओ, जिसके वो पीआरओ हैं। तो मैं डीसीपी साहब के पास पहुंचा। 1 बज गए थे तो उस दिन डीसीपी साहब उठ गए थे। मैंने 29 तारीख को मैं दोबारा पहुंचा, मैंने उन्हें तहरीर दी। डीसीपी साहब ने, हम सब लोग गए डीसीपी साहब से मिले। डीसीपी साहब ने हमसे बोला कि तुमने उसकी बीवी छेड़ी। हमने कहा सर अगर कुछ इस तरीके का प्रमाण आता है तो मुझ पे जो संवैधानिक उचित प्रक्रिया हो मुझ पे आप करिए। अगर ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं आता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। तो डीसीपी साहब ने उसको व्हाट्सअप कॉल करी, उसे बुलाया नहीं। उनके पीआरओ थे, वो चाहते तो उसे सम्मुख बुला लेते, पर उसको व्हाट्सअप कॉल की गई। तो उन्होंने व्हाट्सअप कॉल पे बताया सर इसकी एक वीडियो है हमारे पास। तो डीसीपी साहब ने कहा मैं वीडियो भेजो कि ये क्या कर रहा है। तो वीडियो में दिखाया गया कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे जैसा कि मैंने बताया, और ग्राउंड फ्लोर पे कैमरे लगे हैं। कैमरों में दिख रहा है कि मैं गली में से जा रहा हूँ और अपना जीना चढ़ रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये वीडियो उसने भेजी। तो डीसीपी साहब ने खुद कहा कि ये बताओ इसमें ये तुम्हारी कुंडी खटखटाता हुआ कहाँ दिख रहा, इसमें ये तुम्हारी बीवी छेड़ता हुआ कहाँ दिख रहा। कॉमन गली है, आदमी है, जैसे आप आज इको गार्डन के गेट से आए हैं तो जब गेट का रास्ता वही है तो आप आएंगे इधर से ही। अब इसके अंदर कैमरे नहीं लगे हैं, अब आप इधर से आके हमें मार जाएं, अब आप कहें कि हमने मारा नहीं, तो ये कोई बात हुई। तो इस तरीके का डीसीपी साहब ने उसे हड़काया। फिर बाद में डीसीपी साहब ने कहा हम इसकी जांच करेंगे, उचित इस पे कार्रवाई होगी। और ये केस हमें दिया गया एसीपी कर्नलगंज के पास, डीसीपी साहब के आदेश से। उस दिन मैंने 29 तारीख को डीसीपी साहब से कहा कि मेरी जान को सुरक्षा नहीं है, आप मुझे पुलिस प्रशासन का सहयोग दें, मैं रूम पे जाना चाहता हूँ, मैं अपना रूम खाली करना चाहता हूँ। तो डीसीपी साहब ने एसीपी को फ़ोन करा, एसीपी ने थाने को फ़ोन करा, थाने ने चौकी को फ़ोन करा, चौकी से हमारे साथ एक दरोगा 2 कांस्टेबल उसी रूम पे गए। उस रूम पे गए, उनके सामने ही मैंने रूम खाली करा। उस दौरान मैंने देखा दरोगा और दरोगा की बीवी अकेली थी। उन्होंने दरोगा साहब को बुलाया और वो वहाँ से चली गई। उन्हें लगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। तो अगर मैंने उस रात अगर छेड़ा होता तो उस रात भी वो कुछ कह सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे पुलिस बैठी रही, मैंने उनके सामने रूम खाली करा। उस दिन के बाद से मैं उस कमरे पे नहीं गया। अब ऐसा की जांच चल रही है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक बार एसीपी का कॉल आया, 5 नवंबर को आपके बयान होने हैं। मैंने बयान दिए, मैंने बयान की कॉपी मांगी, सर मुझे बयान की कॉपी दे दीजिए। मुझे बयान की कॉपी नहीं दी गई, कहा गया कि ये विभागीय जांच है, गुप्त जांच होती है। हमने कहा ठीक है सर। उस दिन के आज का दिन है, आज तक मुझे थाने से फ़ोन नहीं आया। मैंने इतनी तहरीर दी, थाने का कर्तव्य बनता था कि मुझे फ़ोन लगाएँ। मैंने आईजीआरएस की आख्या मैंने जैसा कि आपको दिखाई है, आईजीआरएस की आख्या, जैसे कि आप एक चीज़ इस पेपर में भी आप देख सकते हैं, ये 2 आख्या उन्होंने लगाई हैं अलग-अलग दिनांक की। इसमें कहा गया है शिकायतकर्ता का बयान निल, आरोपी व्यक्ति का बयान निल, निष्पक्ष स्वतंत्र व्यक्ति का बयान निल, अभिलेखीय साक्ष्य निल, मेडिकल रिपोर्ट निल। हर चीज़ निल कैसे हो सकती है, मैं आज ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो हर चीज़ निल चला दी, मुझे किसी भी तरीके से प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिला।
तो जब इस तरीके की चीजें होती नहीं तो मैं गया 7 दिसंबर को कमिश्नर के पास, कमिश्नर साहब के पास गया। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम तुम्हारे डीसीपी ही चेंज कर देते हैं। उनने डीसीपी पश्चिम की जगह इस मैटर को करा डीसीपी सेंट्रल को, और डीसीपी सेंट्रल ने इस केस को दिया। इसमें एसीपी जो जांच कर रहे थे वो भी चेंज हो गए, वो एसीपी हट के एसीपी कर्नलगंज की जगह हो गए एसीपी कल्याणपुर। आज तक मुझे थाने से किसी भी तरीके का फोन नहीं आया कि बेटा तुम्हारा प्रकरण क्या, मतलब हमसे कुछ पूछे ही आदमी कि तुमने क्या किया क्या नहीं। इस तरीके का बात 7 तारीख को मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उनने डीसीपी चेंज कर दिया। इस दौरान मैं देखता हूँ कि मुझ पे 10 दिन बाद मेरे ऊपर ही एक संगीन अपराध लिख दिया जाता है कि मैं दरोगा साहब की बीवी के साथ छेड़छाड़ करता था। 24 दिसंबर को मुझ पे छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा गया। 25 दिसंबर से कोर्ट बंद होते कि मैं किसी भी तरीके का अपना कोर्ट में न्यायालय के वो ना कर सकूं। मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, मैं छुप के रहा कि मुझे पकड़ ना लें, दोबारा ना मारे, मुझे कारागार ना डाल दें। तो मुझे मेरे साथ इस तरीके की प्रताड़ना हुई है। तो अगर एक लड़की चलते फिरते लड़के के ऊपर एक छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा दे रही, 2-2 महीने बाद मैंने उसके पति के खिलाफ पहले तहरीर दी है। अब उसी की बीवी कहती है कि ये मुझे पहले छेड़ते थे। अगर मैं उसे छेड़ता था तो जिस दिन मैंने तहरीर दी थी उसने उस दिन तहरीर क्यों नहीं दी? ये इसने मुझे प्रताड़ित किया, कुछ भी छेड़छाड़ करी। तो ये 2 महीने बाद उनने छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा, उनका मुकदमा लिख लिया गया। मेरा आज 90 दिन से मुकदमा नहीं लिखा, और आज मैं 3 फरवरी से लखनऊ आ चुका हूँ। मैं लखनऊ में मैंने हजरतगंज से अपनी मुहिम स्टार्ट की थी। मैं हजरतगंज चौराहे पे बैठ गया, हजरतगंज से पुलिस ने मुझे उठाया और इधर पटक दिया कि इको गार्डन में आप धरना दो, आप दे सकते हो। मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, 90 दिन से मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे आए दिन कोर्ट से जाना पड़ रहा है। मुझे मतलब कि पुलिस की तरफ से प्रताड़ना मिल रही है। पुलिस से उम्मीद होती है कि वो मेरी मदद करेगी, पर किसी भी तरीके की मुझसे मदद नहीं मिल रही है। एक लड़कीबाजी का केस लग गया है, अगर एक कोई भी छोटा मोटा केस हो तो हम पढ़ भी लें, कहीं नौकरी पे भी जाएंगे तो हमें नौकरी मिल सकती है। अब जब जब ये चरित्रहीन केस हमारी जिंदगी में लग जाएगा तो हमारे पास बचा क्या? अगर मैं चरित्रहीन हूँ तो भारत में पहले भी इस तरीके की समाधान निकाला है। नार्कोटेक्स एक जांच होती है जिसमें ट्रुथ सीरम दिया जाता है, तो उस औरत को भी वो ट्रुथ सीरम दे, हमें भी वो ट्रुथ सीरम दे। ये कि अगर छात्र की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा तो उसे भी तो उस चीज से, अगर वो आरोपी है तो उसे दंड मिले, अगर हम आरोपी हैं तो हमें दंड मिले। आजकल तो ये चलता फिरता ट्रेंड सा चल रहा है, कोई भी लड़की आएगी चलते फिरते लड़के से कहेगी कि इसने हमें छेड़ा, और लड़कों के खिलाफ इस तरीके के मुकदमा लिखे जाएंगे, तो लड़के जाएं कहाँ? और हमने जो तहरीर दी उसका क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी आवाज बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे न्याय दे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आज इधर आया हूँ। अब मैं मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि घर रह नहीं सकते, कानपुर में पढ़ नहीं सकते, कानपुर में जान को खतरा बना रहता है। जो व्यक्ति मेरे मुंह में रात में पिस्टल डाल सकता है वो मेरे साथ रात में क्या नहीं कर सकता है? हम उसकी बीवी के खिलाफ भी तहरीर नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत हार चुका हूँ। मैं कानपुर में बस आया हूँ इधर एक उम्मीद के साथ। अब अगर मुझे यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे पास मरने के सिवा कोई और सहारा नहीं है जी। अब आप थोड़ा मेरी मदद करें। इसके पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लेटर दिए हैं, जी जी, मैंने लेटर दिया था। वहाँ के डीएम को भी? मैंने मैंने ये 4 लेटर दिए थे जी, इधर पे होंगे, उसकी तस्वीर होगी। उसमें मैंने जो लेटर दिया था जी, डीआईजी लखनऊ को दिया था, ये अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग को दिया था लखनऊ में, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक लेटर पहुंचाया था, एक डीजीपी कार्यालय में लेटर पहुंचाया था। अब होता क्या है कि अधिकारी जो सही काम भी करना चाहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक राम राज की चीजें भी करना चाहते हैं, वो हर चीज अच्छा नजर से देखते हैं, पर वो होता क्या उन तक वो बात नहीं पहुंच रही है जी। मैं चाहूंगा कि अगर वो एक छात्र की बात समस्या सुनेंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरी सहायता जरूर करेंगे। जिस तरीके से झांसी से कोई गार्जियन अपने बच्चों को भेजता है एक बड़े अरमान के साथ कि पढ़ने के लिए, आज वो बच्चा यूको गार्डन में बैठ रहा है और उसके फ्यूचर के साथ इस तरह का मजाक अच्छा नहीं लगता है। जाकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी कर रहे हैं। आपको और क्या कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या चाह रहे कि हैं? हमारी एफआईआर लिखी जाए, और ये हमारा जो तुरुष सीरम का जो हमने बोला है नार्कोटिक जांच, ये जरूर की जाए। क्योंकि अगर उस लड़की ने हम पे एक छेड़छाड़ का संगीन मुकदमा लिखा है तो वो अगर सच बोल रही है तो वो इस टेस्ट को देने में उसे क्या दिक्कत है? अगर उसने अपने पति को बचाने के लिए हम पे मुकदमा नहीं लिखाया तो वो ये टेस्ट दे, हम भी देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं जी। अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी दे दो अगर हमने कुछ गलत किया है तो, और अगर वो गलत है तो उसे संवैधानिक जो दंड मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। ठीक है। Like, comment, and subscribe.